फ्रेंड्स, आज हम लोग समुच्चय यानी कि सेट के बारे में अध्ययन करेंगे। सेट यानी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आर नोन एज सेट। अगर हम दैनिक जीवन में इस बात करें तो दैनिक जीवन में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे वस्तुओं का संग्रह दिखाई पड़ता है, जैसे ज्वेलरी सेट, डाइनिंग सेट कह लें, आप डिनर सेट कह लें, या आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, आपको प्रायः ड्राइंग रूम वगैरह में कुछ एक समान रूप के हाथियों का सेट, तितलियों का सेट आदि आपको दिखाई पड़ता है। हम इसकी गणितीय व्याख्या करेंगे तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि समुच्चय क्या है। वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह, बहुत ध्यान देने वाली बात है। सुपरिभाषित, ये वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड का तात्पर्य ये है कि हम जान जाएं कि दिए गए वस्तुओं में से कौन कौन से वस्तु किसी संग्रह में आएंगे। इस संग्रह में जितने भी वस्तु आएंगे, अगर वो वेल डिफाइंड है तो इसका संग्रह जो होगा वो कहलाएगा सेट या समुच्चय। कुछ एग्जाम्पल इसके लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। जैसे कहा जाए, एक भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों का संग्रह। भारतीय खिलाड़ियों के संग्रह की बात होगी स्टूडेंट्स, तो जो आंसर मेरा होगा वही किसी और का होगा, वो किसी और का होगा। वर्तमान में आपके विद्यालय में शिक्षकों का संग्रह स्टूडेंट्स, वो सारे लोगों से आप जब भी किसी स्टूडेंट से पूछोगे या किसी कर्मचारी से पूछोगे तो सारे लोगों का आंसर एक ही होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपसे कहा जाए वर्तमान में आपके विद्यालय में सबसे महत्वाकांक्षी अध्यापक का संग्रह, सबसे बेहतर अध्यापक का संग्रह, तो इसको हम वेल डिफाइंड नहीं करते। अगर आपको कहा जाए कि वर्तमान में आप सबसे बेहतर बल्लेबाजों का संग्रह बताइए, तो इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट्स वो सबके अलग अलग होंगे, इसलिए इसे हम इस वेल डिफाइंड नहीं कहते या सुपरिभाषित नहीं। और जो सुपरिभाषित नहीं है वो समुच्चय नहीं है। जैसे अगर आपसे कहते हैं स्टूडेंट्स 5 से छोटी संख्याओं का संग्रह, ठीक है, वेल डिफाइंड है। 1 से बड़ी और 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, बिल्कुल सुपरिभाषित है। अगर हम कहते हैं 6 उसमें आएगा कि नहीं आएगा, तो आप समझ लेते हो कि 5 से बड़ा है, सो इस कोलक में वह तत्व नहीं है। अब सवाल ये है कि समुच्चय को हम निरूपित कैसे करते हैं। तो इसका संकेतन जो है नोटेशन क्या है? ये अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के बड़े अक्षरों से व्यक्त किया जाता है, जस्ट लाइक A, B, C, D आदि। इसके कुछ विशेष नोटेशन भी हैं जो हम लोगों को याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स। वो नोटेशन क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, इसकी ज़रूरत हम लोगों को ज़्यादा पड़ती है। कैपिटल एन को हम लोग स्टूडेंट्स कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। कैपिटल जेड को हम लोग स्टूडेंट्स कहते हैं पूर्णांकों का समुच्चय। कैपिटल आई भी वही है, इंटीजर या जेड, वो एक्चुअल में आई और जेड ये दोनों पूर्णांकों के संग्रह को निरूपित करता है। अगर हम जेड प्लस कह दें स्टूडेंट्स तो धन पूर्णांकों का संग्रह हो जाएगा, जस्ट लाइक वो भी आई प्लस भी वही है। अगर हम जेड माइनस कह दें तो ये ऋण पूर्णांकों का संग्रह है स्टूडेंट्स। ऐसे ही आप देखो, डब्ल्यू ये पूर्ण संख्याओं का संग्रह है, क्यू परिमेय संख्याओं का संग्रह है, टी अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है, आर वास्तविक संख्याओं का संग्रह है। स्टूडेंट्स, इसकी आवश्यकता हम लोगों को बहुत पड़ती है
आर को क्या कहते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी ऐसा परिवार जिसमें वास्तविक संख्याएं रहते हों। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर हम सी की बात करेंगे तो सी में कौन होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये सेट है, यानी समृद्ध संख्याओं का संग्रह। तो इस प्रकार आपको बहुत सारे कुछ विशेष नोटेशन हैं जो जिसकी आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है। स्टूडेंट्स अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। समुच्चय की परिभाषा आपने देखी, वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय का नोटेशन अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट के बड़े अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। अब समुच्चय को हम लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंटेशन उसका क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स इसका निरूपण दो विधियों से होता है। पहली विधि है रोस्टर मेथड, जिसे हम तालिका विधि, सूची विधि, लिस्टिंग मेथड या टेबुलर मेथड के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स दूसरा जो है वो है सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। आइए वस्तु हम इस पर एक बार फिर से चर्चा करें। वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिसमें हम वस्तुओं को मझले कोष्ठक के अंदर तत्वों के सूचीबद्ध रूप में लिख दें, इस विधि को हम कहते हैं स्टूडेंट्स रोस्टर मेथड। जैसे आपसे कहा जाए 1 से बड़ा और 5 से छोटा पूर्णांकों का संग्रह, तो आप कहोगे 2, 3 और 4। इस प्रकार के संग्रह को या लिखने की इस विधि, समुच्चय लिखने की इस विधि को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड या लिस्टिंग मेथड या सूची विधि। इसमें लिखे गए तत्वों को हम अवयव या एलिमेंट कहते हैं। अब सवाल यह है कि अगर समुच्चय, इस प्रकार के समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए से व्यक्त करें, तो स्टूडेंट्स इस तत्व को इससे संबद्ध करने के लिए हम एक ग्रीक अक्षर एप्सिलॉन का यूज करते हैं। यानी 2a का तत्व है, 2 बिलोंग टू a, इसको व्यक्त करने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 एप्सिलॉन a, और पढ़ते क्या है इसको? 2 बिलोंग टू a। कुछ लोग इसे ऐसे भी कहते हैं 2 इज एलिमेंट ऑफ a। लेकिन अगर आपसे कहा जाए स्टूडेंट्स 5 a का सदस्य है कि नहीं, तो आप इसे लिखोगे 5 डज नॉट बिलोंग टू a। तो इन्हें तत्व कहते हैं। प्रायः हम तत्वों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं, ABCD XYZ आदि से व्यक्त करते हैं। स्टूडेंट्स समुच्चय आपने क्लियर कर लिया होगा। गुणों पर आधारित व्याख्या अगर है तो वो सुपरिभाषित नहीं होती, वो समुच्चय नहीं होती। अगर हम इसके बारे में फिर से बात करें तो आप कहोगे सबसे खतरनाक जानवर का संग्रह, क्या वो सेट होगा? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि सबसे खतरनाक जानवर कौन है ये अगर आप पूछोगे तो सबके अलग अलग अपने अपने विचार होंगे, अलग अलग नाम होगा। तो यानी गुणों पर आधारित व्याख्या सुपरिभाषित नहीं। समुच्चय आप समझ लिए होंगे। समुच्चय का नोटेशन अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से करते हैं और उनके तत्वों को प्रायः स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं। उनके रिप्रेजेंटेशन की 2 विधियां होती हैं। एक विधि क्या होती है? मझले कोष्ठक के अंदर तत्वों को सूचीबद्ध तरीके से लिखने की विधि रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड या लिस्टिंग मेथड या सूचीबद्ध या तालिका विधि कहलाता है। और इनके गुणों पर आधारित इन अवयवों में कुछ न कुछ एक विशेष गुण है, उस गुण की अगर व्याख्या करते हैं तो उस मेथड को हम कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। जैसे
अगर आपको उदाहरण के तौर पर ये लिया जाए कि समुच्चय A इज इक्वल टू 2, 3, 4 है, अगर हम इसको सेट बिल्डर रूप में व्यक्त करना चाहे स्टूडेंट्स तो लिखेंगे यक्स इज सच दैट। यक्स क्या है? यक्स एक कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जिसकी व्याख्या हम आगे करने जा रहे हैं। यक्स इज सच दैट यक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक तो नेचुरल नंबर है और क्या है, और 1 से बड़ा है यक्स और 5 से छोटा है। स्टूडेंट्स आप इसको ठीक से समझ लें, ये दोनों एक ही चीज है। इस विधि को हम कहेंगे सेट बिल्डर मेथड और इस मेथड को हम कहते हैं रूस्टर मेथड। रूस्टर मेथड में तत्व या अवयव के बीच में कामा लगा रखकर उन्हें मझले कोष्ठक में लिख देते हैं, और सेट बिल्डर मेथड में स्टूडेंट्स हम उनके बीच के गुणों की व्याख्या कर देते हैं। जैसे A इज इक्वल टू यक्स इज सच दैट यक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर आप कह सकते हो, यक्स बिलोंग टू जेड भी आप कह सकते हो। जेड मीन्स पूर्णांक है, 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। स्टूडेंट्स इसको कोई चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है 2 और 4। अब जरा देखिए आप, क्या अब इसकी व्याख्या ये नहीं करता? 2 से 4 तक के सभी प्राकृतिक संख्या, तो देखिए 2, 3, 4 लिखा हुआ आपने। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपने देखा सेट के नोटेशन, तत्व या अवयव, अवयवों का निरूपण, अवयवों का समुच्चय से संबद्ध करने की विधि, रिप्रेजेंटेशन उनकी, रूस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। अब इसके बारे में अगर आपसे कहा जाए किसी तत्व में, किसी सेट में अगर कुछ तत्व हैं, जैसे अभी आप देखिए स्टूडेंट्स इस समुच्चय में 1, 2, 3 तत्व हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं समुच्चय A में तत्वों की संख्या 1, 2, 3। इसका मतलब अगर किसी समुच्चय में अवयव दिए हों तो उनके अवयवों की संख्या को हम इस प्रकार व्यक्त करेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम इस पर चर्चा करें तो मुझे लगता है कि अब आपने कुछ बातों को समझ लिया है। वो कौन कौन सी बातें हैं स्टूडेंट्स? एक तो सेट क्या है, दूसरा उनके नोटेशन क्या है, तीसरा उनके एलिमेंट क्या है, चौथा उनके नंबर ऑफ एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, रूस्टर मेथड क्या है, और क्या सेट बिल्डर मेथड क्या है। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इनके प्रकार की, यानी कि टाइप। स्टूडेंट्स टाइप ऑफ सेट पे बात करेंगे तो हमको मिलेगा नंबर 1 रिक्त समुच्चय, जिसे आप कहते हो एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट तो अपनी बात से ही, अपने शाब्दिक अर्थ से ही कंफर्म कर देता है क्या मामला है, रिक्त है, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो, रिक्त हो। एक एग्जांपल इसका लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे आपसे कहा जाए अगर किसी कक्षा में बॉयज, सारे बॉयज हैं और टीचर भी अगर जेंट्स है, और कहा जाए कि आपकी कक्षा में उपलब्ध महिलाओं का संग्रह, यदि आपके कक्षा में कोई महिला नहीं है तो सेट तो बनेगा, वेल डिफाइंड भी है, इसमें कौन कौन आएगा ये भी जान जाओगे, कोई नहीं आएगा, तो इस प्रकार का समुच्चय जो होगा उसे हम क्या कह देंगे स्टूडेंट्स, रिक्त समुच्चय, जिसे हम ग्रीक अक्षर फाई से भी व्यक्त करते हैं। इसका बहुत बेहतर उदाहरण स्टूडेंट्स क्या है, अगर आपसे कहा जाए यक्स इज सच दैट यक्स बिलोंग टू जेड या नेचुरल नंबर, और क्या, और यक्स
एक से बड़ा है और दो से छोटा है। जरा स्टूडेंट्स इस पर चर्चा करिए, आप विचार करिए इसके गुण पर। यक्ष उन तत्वों से बना, ये समुच्चय जो है उन तत्वों से बना समुच्चय है जिसका प्रत्येक तत्व नेचुरल नंबर हो, प्राकृतिक संख्या हो यानी धनात्मक पूर्णांक हो, और एक से बड़ा हो दो से छोटा हो। एक से बड़ा दो से छोटा कोई पूर्णांक नहीं होता स्टूडेंट्स, इसलिए इस समुच्चय को हम क्या कर देंगे, अलिप्त समुच्चय। ऐसे और दो चार समुच्चयों पर आप विचार करिएगा स्टूडेंट्स। इसके आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, दूसरा प्रकार है एकल समुच्चय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट्स सिंगल टोन सेट। अब ये सिंगल टोन सेट क्या है, ये तो देखिए एकल ही सारी बातों को कंफर्म कर देता है। एकल माने एक से रिलेटेड है ये ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, एकल समुच्चय। अगर एक कक्षा में एक अध्यापक पढ़ा रहा हो तो दैट टाइम, उस समय अगर कहा जाए आपकी कक्षा में उपलब्ध अध्यापकों का संग्रह, तो आप कहोगे एकल समुच्चय। एक सबसे बेहतर इसका जो प्रायः देखने को मिलता है, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, कौन, सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या आप बताएं स्टूडेंट्स क्या होता है। केवल एक ही ऐसी संख्या है जो सम भी होती है और अभाज्य भी है, इवन भी है और प्राइम भी है। वो कौन है, दो। सो ये एकल समुच्चय का सबसे बेहतर उदाहरण माना जाता है। अगर आपसे कुछ ऐसे कह दिया जाए, यक्स इज सच दैट यक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और यक्स कैसा है, दो से बड़ा है और चार से छोटा है, तो स्टूडेंट्स आप इसके बारे में भी बात करोगे, दो से बड़ा चार से छोटा प्राकृतिक संख्या कौन होगा, तीन होगा, यानी ये भी एकल समुच्चय का एक प्रकार है। इसके आगे स्टूडेंट्स हम बात करेंगे परिमित समुच्चय। स्वाभाविक सी बात है, जब आप परिमित समुच्चय की बात करोगे, फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय में अपनी बात से ही, अब देखिए सब यहीं से कंफर्म हो रहा, परिमित, फाइनाइट यानी ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को हम गिन सकें वो परिमित, और जिनके अवयवों को न गिन सके वो अपरिमित। जैसे अगर आपने कह दिया 1 2 3 4 डॉट 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 सब, तो ये परिमित हो गया। लेकिन अगर आपने यहाँ लिख दिया डॉट 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 डॉट, सो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। स्टूडेंट्स मुझे लगता है परिमित और अपरिमित भी आपने समझ लिया है। अब हम बात करेंगे अगला स्टूडेंट्स समान समुच्चय, इक्वल सेट। यदि दो समुच्चय स्टूडेंट्स ए और बी ऐसे हों कि इसके सारे तत्व इसमें आते हों और इसके सारे तत्व इसमें आते हों, तो ये दोनों समुच्चय क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, समान समुच्चय, जिसे हम ए इक्वल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। इसके सारे तत्व इसमें आते हैं और इसके सारे तत्व इसमें आते हैं। समुच्चय में आपने देखा कि उनके क्रमों का कोई महत्व नहीं होता। 2, 3 अगर लिखा है और इसमें 3, 2 लिखा है, इसके सारे तत्व इसमें आते हैं, इसके सारे, सो ये इक्वल सेट हो गया। और समुच्चय की एक खासियत स्टूडेंट्स आपने देखी कि इसमें किसी एक ही तत्व की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी प्रत्येक तत्व केवल एक बार लिखा जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने समान समुच्चय भी देख लिया कि अगर ए और बी कोई दो सेट इस प्रकार हो कि ए के सारे तत्व बी में आते हो, बी के सारे तत्व ए में आते हो, तो दोनों सेट ए और बी क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे उप समुच्चय की। उप समुच्चय यानी सबसेट। सबसेट
देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, अगर कोई समुच्चय ए और एक समुच्चय बी इस प्रकार हो कि इसके सारे तत्व इसमें आते हैं, तो हम इसे कहते हैं ए बी का उप समुच्चय है। इसमें दो सिंबल हम देंगे स्टूडेंट्स, अभी ध्यान दीजिएगा, बड़ा बहुत बेसिक डिफरेंस है दोनों, बहुत छोटा सा। अगर इसके सारे तत्व इसमें आते हैं तो ये हो गया ए इज सबसेट ऑफ बी। हम लोग इसे इस प्रकार व्यक्त करते हैं, और एक सिंबल आएगा ये, इसे कहेंगे उचित उप समुच्चय। यानी कि प्रॉपर सबसेट। समझिए इसको ध्यान से स्टूडेंट्स, अगर इसके सारे तत्व इसमें आते हैं तो ये है सबसेट। लेकिन अगर इसके सारे तत्व इसमें आते हैं परंतु इसमें कम से कम एक तत्व ऐसा हो जो इसमें उपस्थित ना हो, तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। स्टूडेंट्स, दोनों का डिफरेंस देखिए, इसके सारे तत्व इसमें आते हैं तो सबसेट, लेकिन कम से कम इसमें एक तत्व ऐसा आ जाए जो इसमें ना हो, और इसके सारे तत्व तो इसमें आते ही हो, तो उसको कहेंगे प्रॉपर सबसेट। जैसे 1, 2, 3 की बात करोगे और 1, 2, 3 की बात करोगे, जरा आप देखिए, इसके सारे तत्व इसमें आए, ये हो गया सबसेट। लेकिन अगर स्टूडेंट्स मैंने ये हटा दिया तो अब जरा देखिए 1, 2 इसके सारे तत्व इसमें आए तो ये हो गया प्रॉपर सबसेट। और ध्यान रहे, सभी प्रॉपर सबसेट होते हैं, क्योंकि सबसेट की केवल एक कंडीशन थी, इसके सारे तत्व इसमें आए, ये सबसेट हो गया, ये सही है। लेकिन प्रॉपर सबसेट की ये कंडीशन बताइए कि कम से कम इसमें ऐसा एक ऐसा हो जो इसमें ना आए, तो ये प्रॉपर सबसेट भी हो गया। यानी ईच प्रॉपर सबसेट इज सबसेट बट इट्स वाइस वर्सा इज नॉट। ठीक है, डाउट तो नहीं है। सभी उचित उपसमुच्चय होते हैं, लेकिन सभी उपसमुच्चय उचित हो यह आवश्यक नहीं। अब स्टूडेंट्स, हम इस पर बात करेंगे, अगर ये ए बी का सबसेट है तो बी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय जिसे हम लोग इंग्लिश में सुपरसेट कहते हैं। यानी अगर हमने ये लिखा ए इज सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ बी क्या है, ए का सुपरसेट है, जिसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखिएगा, हम ये लिख रहे हैं, इसी को इधर घुमाए, इधर घुमाए, इधर घुमाए। स्टूडेंट्स, ये और ये दोनों एक ही बात को व्यक्त करता है, परंतु हमारे पढ़ने का तरीका अलग होगा। हम इसे पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, लेकिन इसे पढ़ेंगे बी इज सुपरसेट ऑफ ए। जैसे आपने देखा होगा 3 इज ग्रेटर देन 2 और 2 इज लेस देन 3, ये दोनों तो एक ही चीज है, लेकिन पढ़ने का तरीका बदल गया। 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज लेस देन 3। इसी प्रकार अगर मैंने इसको घुमा दिया तो मतलब तो दोनों का एक ही होगा, परंतु पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इसमें हम एक चीज और देखेंगे, उप समुच्चय की संख्या। किसी समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या। आइए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने थोड़ा सा क्रमचय संचय में हम आगे और देखेंगे। सपोज करिए किसी समुच्चय ए में कुछ तत्व हैं 2, 3, 4, 5, या अभी छोटा सा ले लेते हैं 2, 3। अब कहा जाए इसके कुल सबसेट बनाइए, तो इसके सबसेट क्या होंगे। मैंने कहा ऐसे समुच्चय जिसके सारे तत्व इसमें आते हों। आप स्टूडेंट्स खाली बना दीजिए, इसके सारे तत्व इसमें आते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, इसके सारे तत्व इसमें आते हैं। अब देखो जरा,
इसके सारे तत्व इसमें आते हैं, बिल्कुल सही है। इसके सारे तत्व इसमें आते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस समुच्चय का भी सारा तत्व इसमें आता है, और अगर हम बात करें इसकी, तो इसके भी सारे तत्व इसमें आते हैं। इसका मतलब ये सभी क्या है, इसके उप समुच्चय हैं। आप देखो जरा कौन कौन सा है इसमें, 1 2 3 4। इसका मतलब इसके उप समुच्चयों की संख्या हो गई 4। स्टूडेंट्स, हम लोग थोड़ा अभी आगे अगले अध्यायों में क्रमशः संचय द्विपद प्रमेय पढ़ेंगे, तो इसकी आर्टिकल बड़ी आसान आपको लगेगी। फिलहाल हम बहुत संक्षेप में अभी ये बता दें आपको कि हो सकता है यह तत्व उसमें हो या ना हो, इसकी दो विधि। हो सकता है यह तत्व भी उसमें हो या ना हो, इसकी भी दो विधि। तो इसलिए इसको हम कहते हैं 2 का पावर 2, उप समुच्चयों की संख्या 2 का पावर 2। अगर यही तत्व इसमें n होते, यानी किसी समुच्चय A में अवयवों की संख्या अगर n ही हो जाए, तो इसका मतलब ये है उप समुच्चयों की संख्या स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी, 2 टू द पावर n। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम और आगे समझेंगे। इसके बाद उचित उप समुच्चयों की संख्या की बात होगी। उचित उप समुच्चयों की संख्या कौन नहीं होगी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो उचित उप समुच्चय कौन नहीं होता। 1 2, अभी हम बात कर रहे थे 1 2 की, और अगर आपसे कह दें इसके कितने उप समुच्चय थे, तो एक 5 था, एक 1 था, एक 2 था, और एक क्या था स्टूडेंट्स, 1 2 था। अगर हम बात करें इसके सारे तत्व इसमें आए, लेकिन कम से कम एक तत्व ऐसा हो जो इसमें ना आता हो, तो इसे हम बिल्कुल उप समुच्चय कह सकते हैं। ये उचित उप समुच्चय है, ये भी उचित उप समुच्चय है। और ये देखो इसके सारे तत्व इसमें तो आते हैं, परंतु कम से कम एक इसमें ऐसा होना था जो इसमें न हो। इसका मतलब कोई समुच्चय अपने स्वयं का उचित उप समुच्चय नहीं होता। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर एक कम कर देना चाहिए। परंतु स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे लोग फाई यानी रिक्त समुच्चय को भी रिक्त समुच्चय का उचित उप समुच्चय नहीं मानते। बहुत सामान्य सा, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए स्टूडेंट्स। उचित उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 टू द पावर n माइनस 1। उचित उप समुच्चयों की संख्या 2 का पावर n, जहाँ n क्या है, उस समुच्चय में अवयवों की संख्या है। उचित उप समुच्चयों की संख्या ये होगी 5 का प्रॉपर सबसेट नहीं होता, और कोई समुच्चय अपने स्वयं का उचित उप समुच्चय नहीं होता। उप समुच्चय होता है स्टूडेंट्स, परंतु उचित उप समुच्चय नहीं होता। आज के वीडियो में हमने आपको समुच्चय, नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन, सबसेट, टाइप ऑफ सेट बताया, और कुछ विशेष तथ्यों पर भी बात हुई। स्टूडेंट्स, इस पर आप अपनी प्रश्नावली के प्रश्न करिएगा। जहाँ कहीं भी दिक्कत आएगी बताइएगा, आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा।